नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के बाद में उसकी जो प्रमुख परिभाषाएं थी उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत, तो दोस्तों उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और दोस्तों, व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत के बाद में जो हमारा फर्स्ट सिद्धांत था, उसमें जो फर्स्ट सिद्धांत था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसके अंदर हमने इदम, अहम, परम अहम, तो इन तीनों टॉपिक थे, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हमारा जो सेकंड सिद्धांत है शरीर रचना सिद्धांत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सेकंड सिद्धांत आता है वो है शरीर रचना सिद्धांत। इसके देखो प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक हैं शेल्डन। कौन है? शेल्डन। आपको ये नाम याद रखना है कि शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? शेल्डन। ये शरीर रचना व व्यक्तित्व के गुणों के बीच घनिष्ठ संबंध मानते हैं। किसके बीच में? शरीर रचना और वह व्यक्तित्व के गुणों के बीच घनिष्ठ संबंध मानते हैं। देखो है क्या है? शरीर रचना सिद्धांत। शरीर की रचना होगी व्यक्ति की, उस प्रकार से उसका क्या होगा? व्यक्तित्व होगा। वो किस प्रकार से होगा? देखो, ये शरीर रचना व व्यक्तित्व के गुणों के बीच क्या मानते हैं? घनिष्ठ संबंध मानते हैं। ठीक है, किस प्रकार का जो शरीर होगा तो उसका व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का उन्होंने इसमें वर्गीकरण किया है। देखो, इन्होंने शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में विभक्त किया है। देखो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं अनेक प्रकार के, तो शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्ति होते हैं वो 3 प्रकार के उन्होंने विभक्त किया है। कौन कौन से? गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति। तो इसमें आता है फर्स्ट हमारा गोलाकृति। तो देखो दोस्तों, जो गोलाकृति है उसके अंदर कौन से हैं? भोजन प्रिय, जिनको भोजन अच्छा लगता हो, जो भोजन के क्या होते हैं? शौकीन होते हैं। आराम पसंद, शौकीन मिजाज, परंपरावादी, सहनशील, सामाजिक एवं हंसमुख प्रकृति के होते हैं। तो दोस्तों, ये सभी जो विशेषताएं पाई जाती है किस प्रकार के व्यक्ति में पाई जाती है? गोलाकृति वाले व्यक्तित्व में। फिर आता है इसके बाद में नेक्स्ट आयताकृति। ठीक है, आयताकृति कौन सी होती है? रोमांच प्रिय, प्रभुत्ववादी, जोशीले, उद्देश्य केंद्रित तथा क्रोधी प्रकृति के होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो सभी विशेषताएं पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? आयताकृति। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट है वो है लंबाकृति। तो लंबाकृति कौन सी होती है? गुमसुम। ठीक है, जो अकेला रहता है, एकांत में, एकांत प्रिय, अल्प निद्रा वाले, एकाकी, जल्दी थक जाने वाले तथा निष्ठुर प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार के होते हैं दोस्तों। सभी को देखो, ये सभी विशेषताएं पाई जाती है, किसी न किसी व्यक्ति में सभी विशेषताएं पाई जाती है। कोई व्यक्ति होता है जो भोजन का शौकीन होता है, कोई होता है शौकीन मिजाज होता है, परंपरावादी होता है, सहनशील भी होता है, कोई सामाजिक होता है जो समाज में, ठीक है, सामाजिक कार्य करने में व्यस्त रहता है, हंसमुख प्रकृति के होते हैं, ये होते हैं गोलाकृति के। और कुछ होते हैं आयताकृति के, कुछ है लंबाकृति के। ठीक है, जो लंबाकृति वाले व्यक्ति हैं ये भी आपको समाज में देखने को मिल जाएंगे। किस प्रकार से? जैसे गुमसुम है, एकांत प्रिय है। ठीक है, तो ये जो शेल्डन नामक वैज्ञानिक है, शेल्डन ने जो व्यक्ति है व्यक्तित्व को तीन भागों में विभक्त किया। कौन कौन सी? गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति। तो ये है हमारा सिद्धांत, कौन सा? शरीर रचना सिद्धांत, कि शरीर की रचना होगी। ठीक है, शरीर की रचना कौन सी हो गई? गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति। तो इनके आधार पर जो व्यक्तित्व होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट सिद्धांत, वो है विशेषक सिद्धांत। तो विशेषक सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक देखो कौन है दोस्तों? केटल। कौन है? केटल है। इन्होंने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाले कुछ सामान्य गुण खोजे जिन्हें व्यक्तित्व विशेषक नाम दिया। इन्होंने क्या किया कि व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाले, व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाले कुछ सामान्य गुण खोजे जिन्हें क्या नाम दिया? व्यक्तित्व विशेषक। यही हमारा क्या है? सिद्धांत क्या है? विशेषक सिद्धांत। विशेषक क्या हो गया कि जो व्यक्ति होते हैं उनके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाले क्या होते हैं? सामान्य गुण होते हैं। ठीक है, जो सामान्य गुण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व विशेषक नाम दिया। इसके कारक हैं धनात्मक चरित्र,
संवेगात्मक स्थिरता और सामाजिक बुद्धि। तो ये क्या है, इसके दोस्तों कारक हैं। फिर आगे है विशेषक मानसिक क्रियाएं हैं। दोस्तों कैसी क्रियाएं हैं, विशेषक होती है ये मानसिक क्रियाएं होती है, न कि शारीरिक। इन्हें व्यक्ति के व्यवहार प्रक्रिया की निरंतरता व नियमितता के द्वारा जाना जा सकता है। व्यक्ति है वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा, किस प्रकार की उसकी जो नियमितता है वो रहेगी, उसके आधार पर व्यक्ति को जाना जा सकता है। ठीक है, ये होते हैं क्या, विशेषक। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप कि विशेषक क्या होते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है मांग सिद्धांत। तो दोस्तों जो मांग सिद्धांत है वो कौन सा है, देखो इसके प्रतिपादक हैं कौन, हेनरी मुरे। तो दोस्तों इसके जो प्रतिपादक हैं वो है हेनरी मुरे। देखो वातावरण व्यक्ति के अंदर कुछ मांगों को उत्पन्न करता है। ये मांगे ही व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को निर्धारित करती है। देखो मांग सिद्धांत, मांग क्या हो गई, आवश्यकता। ठीक है, प्रतिपादक कौन हो गए, हेनरी मुरे। अब देखो व्यक्ति होता है वो वातावरण के अंदर रहता है तो कुछ मांग क्या करता है, कुछ मांगों को उत्पन्न करता है। तो व्यक्ति की हमेशा क्या रहती है, कुछ न कुछ आवश्यकता रहती है, कुछ न कुछ मांग रहती है। कितना भी अमीर व्यक्ति हो उसकी कुछ न कुछ मांग ज़रूर रहती है। ठीक है, ये सभी को मालूम, आप सभी को, कि व्यक्ति की इच्छाएँ होती है वो कभी पूरी नहीं होती। कितना भी मिल जाए व्यक्ति को लेकिन उसकी इच्छाएँ क्या है, वो पूरी नहीं होती है। ये क्या है, व्यक्तित्व का एक गुण है। ठीक है, अब देखो ये मांगे ही व्यक्ति के द्वारा किए जाने व्यवहार को निर्धारित करती है। अब क्या करती है, मांग होती है, ये मांग करेगा व्यक्ति, तो मांग करेगा तो व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले क्या है, व्यवहार को निर्धारित करेगी। अब देखो मुरे ने व्यक्तित्व मांग की 40 मांगे ज्ञात की। ठीक है, जो हेनरी मुरे हैं, हेनरी मुरे इन्होंने क्या किया है, व्यक्तित्व मांग की 40 मांगे क्या है, ज्ञात की है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये जो हमारे सिद्धांत हैं ये कंप्लीट होते हैं। 4 सिद्धांत हैं। ठीक है, फर्स्ट सिद्धांत कौन था, फर्स्ट सिद्धांत तो था जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसके बाद में शरीर रचना सिद्धांत, उसके बाद में विशेषक सिद्धांत, उसके बाद में मांग सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में आते हैं अपने व्यक्तित्व के निर्धारक घटक। तो दोस्तों व्यक्तित्व के निर्धारक घटक कौन से होते हैं, देखो निर्धारक कारक वे कारक होते हैं जिनसे व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता है। यानी व्यक्ति होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसको निर्धारित करने वाले घटक कौन से होते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है क्रोधी स्वभाव का होगा तो वह स्वभाव किस कारण से हुआ है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है उसका शांत स्वभाव है, एकांत प्रिय है, तो वो किस कारण से हुआ, तो वो किस पर डिपेंड करता है, उसके क्या होते हैं, उसके कुछ कारक होते हैं। निर्धारित कारकों को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, जैविक, ठीक है, जैविक या आनुवंशिक कारक फर्स्ट, और सेकंड कौन सा है, पर्यावरणीय या सामाजिक कारक। तो 2 कारकों में इसको विभाजित किया गया है, जैविक कारक या आनुवंशिक कारक और पर्यावरणीय या सामाजिक कारक। अब देखो दोस्तों जो जैविक कारक या आनुवंशिक कारक हैं उनमें कौन कौन से हैं, इसमें है शारीरिक संरचना तथा शारीरिक स्वास्थ्य। क्या है, शारीरिक रचना तथा शारीरिक स्वास्थ्य। फिर नेक्स्ट है शरीर रसायन एवं ग्रंथियाँ। अब देखो जैविक कारक कौन से होते हैं कि शरीर की संरचना किससे होगी, कोई भी व्यक्ति है उसकी संरचना कैसी होगी, वो किस में आती है, जैविक कारक या आनुवंशिक कारक। ये आप सभी को मालूम है आनुवंशिक के होते हैं। कोई भी व्यक्ति है शरीर रचना किस प्रकार से होगी, उसके आनुवंशिक पर डिपेंड करती है। किसी व्यक्ति के, कोई भी बालक है उसके अगर माता पिता लंबे हैं तो उसकी जो संतान होगी वो भी लंबी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है, शरीर की जो शारीरिक जो संरचना होती है वो आनुवंशिक कारक पर निर्भर करती है। शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। देखो जो कोई व्यक्ति होता है आनुवंशिक बीमारी पाई जाती है, तो देखो दोस्तों आपको सभी को मालूम है कई आनुवंशिक बीमारी होती है। तो आनुवंशिक बीमारी होती है, ठीक है, तो आनुवंशिक बीमारियां होती है जिस प्रकार से किसी माता पिता में जो बीमारी पाई जाती है तो उनकी संतानों में आती है। तो वो डिपेंड करती है किस पर, आनुवंशिक कारक पर। यानी उसका शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी किस पर डिपेंड करता है, आनुवंशिक कारक पर डिपेंड करता है। उसके बाद में है शरीर रसायन एवं ग्रंथियाँ। शरीर में जो ग्रंथियाँ पाई जाती है वो भी किस पर डिपेंड करती है, जैविक कारक या आनुवंशिक कारक। ठीक है,
फिर तीसरा है स्नायुमंडल या तंत्रिका तंत्र। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है अपना सेकंड नंबर पर्यावरणीय या सामाजिक कारक। पर्यावरणीय या सामाजिक कारक देखो दोस्तों किस प्रकार से निर्भर करते हैं। देखो माता पिता का प्रभाव, ठीक है, ये क्या होता है सामाजिक कारक। माता पिता का प्रभाव यानी सामाजिक कारक मतलब जो बाह्य कारक किस प्रकार से आनुवांशिकी से दोस्तों थोड़ा हटके है। किस प्रकार से हटके है, देखो माता पिता का प्रभाव, जिस प्रकार से माता पिता हैं उसको शिक्षा देंगे उसी प्रकार की शिक्षा बालक में आएगी। ठीक है, माता पिता उसके अच्छे होंगे, ठीक है, अच्छे होंगे यानी नौकरी पैसे वाले होंगे तो उनका जो व्यवहार है वो अलग अलग ही होता है। ठीक है, तो उसका प्रभाव उनके बच्चों पर सीधा पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में पारिवारिक संबंध, उसका जो पारिवारिक संबंध वो किस प्रकार का होगा उसका भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। आस पड़ोस हुआ मित्र मंडली। ठीक है, जैसे आस पड़ोस में होते हैं, समाज में होते हैं, मित्र मंडली होती है। मित्र मंडली उसकी किस प्रकार से हैं, अच्छे मित्र होंगे तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चोरी करने वाले उसके मित्र होंगे तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कई प्रकार के मित्र बना लेते हैं। फिर बाद में होता है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जनसंचार के माध्यम, ठीक है, यानी जनसंचार के साधन, तो जनसंचार के जो साधन होते हैं उनसे भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व वातावरण का भौतिक वातावरण का प्रभाव, मानसिक योग्यता का प्रभाव, विशिष्ट रुचि का प्रभाव, सांस्कृतिक कारक, फिर आर्थिक कारक, विद्यालय का प्रभाव और जन्म क्रम। तो दोस्तों ये सभी क्या है, ये सभी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं यानी निर्धारित करते हैं। देखो जो आर्थिक कारक है वो किस प्रकार से करेगा। आर्थिक कारक क्या होते हैं, देखो आर्थिक कारक वो होते हैं अगर कोई बालक है उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, ठीक है, अच्छी शिक्षा मिलेगी, उसके पास कोई धन की कोई कमी नहीं है, पहले से मतलब शुरू से वह अच्छे माहौल में पनप रहा है, अच्छे माहौल में वह बड़ा हो रहा है, तो उसको क्या होगा, उसके व्यवहार पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, आगे जाके वह आसानी से सक्सेस हो जाएगा। एक वही बालक है, ठीक है, आर्थिक कारक यानी वह गरीबी में जूझ रहा है, उसके माता पिता हैं, ठीक है, उसके पहले से वो गरीब हैं, ठीक है, उनके पास पैसे की कमी है तो उसको वो शिक्षा नहीं दिला पाएंगे जितना वो अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है, नौकरी पैसे वाले व्यक्ति हैं उसको शिक्षा दिला पाएंगे, उनकी तुलना में वो ऐसी शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, तो वो पड़ता है आर्थिक कारक। ठीक है, घर का जो माहौल होता है वो भी इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, विद्यालय का प्रभाव यानी विद्यालय भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, विद्यालय का माहौल अच्छा होगा तो उसका जो व्यक्तित्व है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर विद्यालय होते हैं, ठीक है, कई विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ पर जो प्रिंसिपल वगैरह हैं, ठीक है, वो बच्चों पर क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो उसका विद्यालय का प्रभाव है वो अच्छा नहीं होता है, वो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, सीधे बच्चों पर पड़ता है। फिर जन्म क्रम है, तो जन्म क्रम का प्रभाव भी पड़ता है। देखो जन्म क्रम किस प्रकार से है, ठीक है, ये देखने में लगता तो इस प्रकार से है, जैसे देखो दोस्तों ऊपर वाला ये कौन सा है, जैविक कारक या आनुवांशिक कारक है, इस प्रकार से है, लेकिन ये जन्म क्रम पूछ रहा है। जन्म क्रम यानी जन्म क्रम, उसका क्रम है, जन्म है वो कौन से क्रम पर आ रहा है, यानी किसी के 3 संतान है, ठीक है, एक तो फर्स्ट है, एक सेकंड है, एक थर्ड है, तो उसका जन्म क्रम है, यानी जो जिस प्रकार से फर्स्ट वाला है उसका लालन पालन होगा, उसी प्रकार से उसका दूसरा है उसी प्रकार से उसका लालन पालन है वो नहीं होगा। जिस प्रकार से दूसरे का लालन पालन हुआ है उसका जो तीसरा है उसका उस प्रकार से नहीं होगा, तो वो क्या होता है जन्म क्रम, तो उसका भी क्या पड़ता है, व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो सभी हैं क्या है, पर्यावरणीय या सामाजिक कारक हैं जो व्यक्तित्व क्या करते हैं, व्यक्तित्व को निर्धारक करते हैं या व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। तो ये क्या होते हैं, व्यक्तित्व के निर्धारक घटक। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि व्यक्तित्व के निर्धारक घटक और शरीर रचना सिद्धांत और विशेषक सिद्धांत, मांग सिद्धांत, और इससे पहले हमने एक सिद्धांत पहले पढ़ लिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों हर टॉपिक इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, और दोस्तों इसके अंदर मैं कोई भी टॉपिक आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ, पूरे टॉपिक हैं वो पूरे करवाऊँगा। जो भी टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट हो या नहीं हो, ऐसे नहीं सोचना है कि आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। दोस्तों आजकल क्या होता है, आजकल एग्ज़ाम में वही पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है।
तो दोस्तों आपको कोई भी टॉपिक है वो छोड़ना नहीं है, पूरे के पूरे टॉपिक आपको क्लियर करवाऊँगा मैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ अपने इस चैनल आरपीएससी मेकर के साथ। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।